वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 364 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए फोकस करेंगे। इसमें हम इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे जहां तक कल हो गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? अनुच्छेद 14, 17, 25, 15। देखिए, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में क्या है आपको पता होना चाहिए। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, 25 में धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। और इसमें जो बात हो रही है वो है अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि का मतलब यहाँ पर कानून, कानून के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, याद रहना चाहिए आपको। और यह एक नकारात्मक अधिकार है, जबकि विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जो एक सकारात्मक अधिकार है। दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कितने अनुच्छेदों में की गई है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर है, 12 में है, 13 में है, ठीक है। रुकिए, 14, 15, 12 में नहीं है, 16, 17 और 18 में है, ठीक है। 14, 15, 16, 17 और 18, तो 5 हो गई है, 5। तो समानता का अधिकार जो है एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा संविधान के 5 अनुच्छेदों में की गई है, 14 से लेकर 18 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य के विधानमंडलों द्वारा ऐसी कोई विधि या कानून नहीं बनाया जाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनता हो या न्यून करता हो? यदि ऐसा कोई कानून बना दिया संसद ने या राज्य के विधानमंडल में, तो जो सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना, उसको शून्य कर देगा, ठीक है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद या राज्य का विधानमंडल द्वारा यदि कोई ऐसा कानून या ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो भाग 3 में प्रदत्त आपके मौलिक अधिकारों को छीनती है या उसको कम करती है, न्यून करती है, तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है सबसे ऊपर, ठीक है। वो क्या करेगा? ऐसे किसी कानून को शून्य घोषित कर देगा या फिर डिलीट कर देगा, ठीक है, आसान भाषा में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में कितने न्यायालय को मूल अधिकारों को प्रवर्त करने की शक्ति प्राप्त है या प्रदान की गई है? कौन कौन से न्यायालय हैं भारत में जो मूल अधिकारों को यानी आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रवर्तन करने की शक्ति रखते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत। तो भारत में केवल उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट निकालने की शक्ति है। 5 प्रकार के रिट है, आपको पता होगा। भारत में मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही असत्य है? देखिए, मूल अधिकार राज्य के कार्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। और क्या है, यह अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति हैं और इसे आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल निलंबित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को आपातकालीन स्थिति में। यह अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति, ये भी सही है। और पहला वाला भी सही है, राज्यों के विरुद्ध गारंटी है ये, ठीक है। अगर व्यक्ति के विरुद्ध राज्यों की गारंटी होता तो गलत होता, राज्यों के विरुद्ध है, व्यक्ति की गारंटी देता है। देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दो लोग सुनिश्चित करते हैं, दो चीज़ें, एक तो प्रस्तावना यानी प्रियम्बल आपका,
और दूसरा है डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार नहीं, ठीक है। वर्णन किस में किया गया है? प्रस्तावना में किया गया। कल का टेस्ट आपने देखा होगा। तो 3 प्रकार का न्याय है भारतीय संविधान में, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता समानता है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल या उद्देशिका में, और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी में किया गया है, ना कि मूल अधिकारों में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। आपातकालीन स्थिति में किन अनुच्छेदों को छोड़कर अतिरिक्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते, वो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर ए। तो आपातकालीन स्थिति में अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर अतिरिक्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है क्या? किया गया है तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 13 में किया गया है क्या? करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को 12 में किया गया है, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया गया था, और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, और अनुच्छेद 12 में राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इंपॉर्टेंट है, राज्य की विस्तृत परिभाषा कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 12 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है किसको? भारतीय नागरिकों को, विदेशियों को, विदेशी भारतीय नागरिकों, दोनों, इनमें से किसी को नहीं। देखिए, जान माल की बात हो रही है पूरी, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, तो ऐसा नहीं है कि केवल भारतीयों को मिलेगा। भारत के अंदर जो नागरिक आएंगे, विदेशी नागरिक, ठीक है, जो विदेशी आएंगे उनको भी जो है संरक्षण प्राप्त है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। तो भारतीय और विदेशी दोनों, सी हो जाएगा इसका आंसर। एक प्रश्न है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद या कौन से अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल विदेशियों को प्राप्त हैं, केवल दोनों को प्राप्त हैं। तो भारत के अलग कर लो, बचे विदेशी वो अलग हो जाएंगे, और मिक्स करके भी, जैसे कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दोनों को प्राप्त है। उस दिन बताया था ना, पहले बता चुके हैं कई बार टेस्ट में, 15, 16, 19, ठीक है, 29, 30, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित है, ठीक है, और यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को भी और विदेशियों को भी, दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है। यह अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है, नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। किसको? अभी बताया था ना, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को, बी। तो देखिए, किसी के धर्म, उसका मूल वंश, उसकी जाति, उसका लिंग, उसके जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, भेद नहीं किया जाएगा भारत के अंदर। ये लिखा आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, पिक्चर भी बनी है इस पर। और यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। मूल अधिकार से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। मूल अधिकार वाद योग्य नहीं है, मूल अधिकार न्याय योग्य नहीं है, मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, और उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मूल अधिकार उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आते हैं क्या ये, या आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं क्या ये? नहीं आते। सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर कौन कौन आता है? हाई कोर्ट कौन कौन आता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बीच विवाद, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट हो गई, इनके बीच विवाद, या एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ कोई दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है, एक तरफ 2 स्टेट हो गए, दूसरी तरफ कोई एक स्टेट हो गया, एक तरफ 2-3 स्टेट एक साथ हो गए और अगली सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली पड़ गई बेचारी, ठीक है। तो ये सारे विवाद आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, मतलब सबसे पहले इनकी सुनवाई होती है, ठीक है। मूल अधिकारों का उल्लंघन
आप जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 226 के तहत वकील करके, और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत वकील करके। ठीक है, तो आपको डेट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि तुरंत मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उसी दिन सुनवाई हो जाएगी आपकी, एक डेट मिलेगी, उस पर आपकी सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। बाकी मूल अधिकार जो हैं वो वाद योग्य हैं, गलत है। न्याय योग्य भी हैं, संशोधन भी किया जा सकता है उनमें। तो सारे के सारे गलत हो गए, तो कोई भी सही नहीं है इसमें, डी है इसका आंसर। तो मूल अधिकार वाद योग्य हैं, न्याय योग्य हैं, ठीक है, संशोधन हो सकता है इनमें, और उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, परंतु यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन को अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद शामिल है, तथा केंद्र सरकार और दूसरी ओर किसी अन्य राज्य या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद जो है इसमें शामिल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, या मूल अधिकार क्षेत्र में, या अनन्य क्षेत्राधिकार, या आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, इसको 2-3 नामों से जाना जाता है। तो ये 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हो।